विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुद्री डाका। समुद्री डाके को मानवता का शत्रु भी कहा जाता है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बिना किसी राज्य द्वारा अधिकृत या अनुमति प्राप्त किए निजी हितों तथा दूसरे व्यक्तियों या उनकी संपत्ति के विरुद्ध हिंसक कार्य करने के उद्देश्य से खुले समुद्र में नौ परिवहन करने को समुद्री डाका कहते हैं। महासमुद्रों में की जाने वाली डकैती का दमन राष्ट्रीय आत्मरक्षा का एक वैध कार्य है। समुद्री डाकों को समुद्री कानून के प्राचीन नियम के अंतर्गत राष्ट्रों के कानून का भंजक माना जाता है। महासमुद्रों पर इसे रोकने के लिए युद्धपोतों की सहायता ली जाती है। इन्हें पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए जहाज सहित बंदरगाह तक लाया जाता है। समुद्री डकैती किसे कहते हैं, ये जानना पहले ज़रूरी है। तो समुद्री डाका समुद्रों में व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए किसी राज्य की सरकार के बिना प्राधिकृत किए हुए संपत्ति की लूट खसोट अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध बलात्कार के कार्य करने के लिए तैरना है। समुद्री डाका आतताइयों द्वारा महासमुद्रों में की जाने वाली हत्या या डकैती है। सब राज्यों को यह अधिकार है कि वे खुले समुद्र के जलदस्युओं का दमन करें। जलदस्यु मानव जाति के शत्रु हैं। अपने जघन्य आचरण के कारण समुद्री डाकुओं को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। तो जब कानून की रक्षा से विलग होकर कुछ लोग महासमुद्रों में हत्या अथवा डकैती करने लगते हैं तो ये जलदस्यु बन जाते हैं। ओपेनहाइम ने ये कहा कि समुद्री डकैती व्यक्तियों अथवा संपत्ति के संबंध में हिंसा का प्रत्येक कार्य है जो खुले समुद्र में निजी जहाज द्वारा दूसरे जहाज के विरुद्ध किया जाता है अथवा एक जहाज के विद्रोही नाविक अथवा सवारियां अपने जहाज के विरुद्ध करने लगते हैं। प्रोफेसर मूर ने भी ये कहा कि समुद्री डाकू वह व्यक्ति है जो किसी राज्य से कानूनी अधिकार प्राप्त किए बिना एक जहाज पर हमला करता है। उसका इरादा यह होता है कि जहाज की संपत्ति को लूट लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1956 में इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से किया गया हिंसा, निरोध या लूटपाट का कोई भी अवैध कार्य है। इसे किसी वैयक्तिक जलपोत या विमान पर सवार व्यक्तियों द्वारा महासमुद्रों पर किसी दूसरे जलपोत, व्यक्तियों या जलपोत की संपत्ति के विरुद्ध किया जाता है। तो ये एक तरह से समुद्री डाका समुद्रों पर बिना किसी विदेशी राज्य के प्राधिकार के ही अतिक्रमण करना या युद्धरत विभिन्न संप्रभुओं की सहमति के बिना अपराध होता है। एक अमेरिकी केस में संघीय न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि समुद्र में सशस्त्र जहाज किसी राज्य के प्राधिकार के अंतर्गत होना चाहिए तथा यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे जहाज को समुद्री डाका डालने वाले जहाज की कोटि में माना जाएगा और इस बात से अंतर नहीं पड़ेगा कि उक्त जहाज ने डाका नहीं डाला। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी समुद्र में जो सशस्त्र जहाज है वो किसी राज्य के अधिकार के अंतर्गत होगा तो सही है, नहीं तो उसे भी डाका डालने वाले जहाज की श्रेणी में मान लिया जाएगा। 1958 के जिनेवा अभिसमय द्वारा धारा 14 से 22 तक समुद्री डकैती को परिभाषित किया गया और इसमें कई बातें शामिल की गई। जैसे सबसे पहली बात ये स्वीकार की गई कि हिंसा या लूटपाट का कोई भी कार्य जो निजी उद्देश्यों के लिए गैरकानूनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो। दूसरी बात, किसी भी जहाज या विमान को जानबूझकर समुद्री डकैत बनाने के कार्य में स्वेच्छा से भाग लेना।
और तीसरा है कोई भी ऐसा कार्य जो उपरोक्त दोनों प्रकार के कार्यों पर पर्दा डालने के लिए किया जाए। और यही परिभाषा समुद्र विधि पर अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 101 में अपनाई भी गई। तो उपयुक्त जो अनुच्छेद है उसमें विमान का कोई उल्लेख करना या नई बात जोड़ना है। इससे पूर्व समुद्री डाके की परिभाषा केवल पानी के जहाज़ों तक सीमित थी। इस परिभाषा में मुख्य बात यह है कि समुद्री डाका केवल निजी हितों के लिए होना चाहिए, अतः युद्धपोतों या अन्य सरकारी जहाज़ों या सरकारी हवाई जहाज़ों के विरुद्ध समुद्री डाका नहीं हो सकता। उसका केवल एक अपवाद है जो जिनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 16 में दिया गया, और इसके अनुसार यदि किसी युद्धपोत या सरकारी जहाज़ अथवा हवाई जहाज़ के नाविक अथवा कर्मचारी विद्रोह करके उसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तथा अनुच्छेद 15 में वर्णित कार्य करते हैं तो यह समुद्री डाका कहलाएगा। परंतु यदि उक्त नाविक अथवा कर्मचारी अपने ही जहाज़ के विरुद्ध कार्य करते हैं तो यह कार्य समुद्री डाके की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो समुद्री डकैती के हम कई तत्व कह सकते हैं, जैसे यह किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अनधिकृत हिंसा का कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, यह कार्य खुले समुद्र में होना चाहिए और इसके लिए लूटपाट में सफल होना आवश्यक नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। इसमें सार्वजनिक लक्ष्यों के धोखे में वैयक्तिक उद्देश्य निहित होते हैं, अर्थात हिंसा या लूटपाट के कार्य सदैव निजी हितों के लिए होना चाहिए। युद्धपोतों, सरकारी जहाज़ों या हवाई जहाज़ों द्वारा किए गए कार्यों को समुद्री डाका नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की यू नौकाओं ने शत्रु देशों के जहाज़ों को खुले समुद्र में तथा बिना किसी सूचना के लंबी दूरी की नाकाबंदी के क्षेत्र में डुबो दिया। यह कार्य समुद्री डाका नहीं है, क्योंकि यह कार्य जर्मनी राज्य के अधिकार में हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि क्योंकि यह कार्य निजी हितों के लिए नहीं था, अतः यह समुद्री डाके की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो वास्तव में जो कार्य युद्ध के नियमों का उल्लंघन तथा उपरोक्त युद्ध अपराध कहलाएगा वह है अनधिकृत होना या अनधिकृत हिंसा या कार्य का होना। फिर जैसे समुद्री डाके के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक डाका डाला गया है। यदि डाका डालने का प्रयास किया हो, चाहे वो सफल रहे या असफल, फिर भी उसे समुद्री डाका ही माना जाएगा। 1931 में कुछ चीनी नागरिकों को समुद्री डाके के अपराध में पकड़ा गया तथा उन्हें हांगकांग में लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया। तो इस वाद में अभियुक्तों ने समुद्री डाका डालने का प्रयत्न किया था, परंतु असफल रहे। न्यायालय के सामने विधि का एक विचारणीय प्रश्न यह था कि समुद्री डाके के लिए वास्तविक डाका डाला जाना आवश्यक है या नहीं। इसी प्रश्न पर अभियुक्तों को दंड दिया जाना निर्भर करता था। इस पर हांगकांग के पूर्ण न्यायालय ने निश्चय किया कि इस प्रश्न पर प्रिवी काउंसिल का मत ले लिया जाए, अतः केस प्रिवी काउंसिल को भेज दिया गया। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि समुद्री डाके के अपराध को सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त ने वास्तव में डाका डाला। यदि अभियुक्त डाका डालने का असफल प्रयत्न करता है तो भी वह समुद्री डाके के अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। फिर जैसे हम इस देखें कि किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत समुद्री डकैती के कार्य कौन से या क्या कहलाएंगे। किसी व्यक्ति के अलावा एक स्वतंत्र राज्य भी समुद्री डकैत के कार्यों के लिए दोषी हो सकता है। हाइड के अनुसार यदि राज्य के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा यह जघन्य कार्य किया जाता है तो उसे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह
यदि हम देखें कि व्यक्तिगत समुद्री डकैती संबंधी जहाज़ों को कैसे गिरफ्तार किया जाए, तो सभी युद्धपोतों को यह अधिकार है कि समुद्री डकैती या उसका पीछा करने के प्रयत्न में लगे हुए सभी जहाज़ों का निरीक्षण कर सकते हैं। वे उन्हें बंदी कर सकते हैं और उनके विरुद्ध अपने देश के न्यायालय में मुकदमा भी चला सकते हैं। समुद्री डकैत को किसी प्रकार का झंडा लगाने का अधिकार नहीं रहता। अम्ब्रोज लाइट के मामले में यह फैसला दिया गया था कि महासमुद्र में संदेहपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा करने वाला सशस्त्र पोत जलदस्यु समझा जाना चाहिए। और समुद्री डकैती के प्रसंग में यदि संपत्ति का स्वामित्व हम देखें तो समुद्री डकैती में लूटी गई संपत्ति पर उसके वास्तविक स्वामी का हक समाप्त नहीं हो जाता। यदि वह फिर से पकड़ ली जाती है तो उसी व्यक्ति या राज्य की मानी जाएगी। यानी किसी ने अपने जहाज़ को खो दिया है, समुद्री संपत्ति को खो दिया है, लेकिन फिर भी मालिक वही रहेगा और अगर वो उसे वापस ले भी ले, उसे वापस पकड़ सकता है तो वो उसी की रहेगी, यानी उसी की मानी जाएगी। समुद्री डकैती के दमन का अधिकार भी होता है। समुद्री डकैती का दमन सभी राज्यों के हित की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। अतः सार्वभौमिक रूप से सभी राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जलदस्यु जिस राज्य की पकड़ में आ जाएं, वह उन्हें दंड दे। जलदस्युओं को मानव जाति का शत्रु माना जाता है। प्रारंभ में गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी समुद्री डकैती रोकने के लिए प्रयास किए जाते थे। आजकल एक राज्य महासमुद्रों में अथवा दूसरे राज्य के प्रादेशिक जल के बाहर किसी भी स्थान पर जलदस्यु के जहाज़ को पकड़ सकता है और संबंधित व्यक्ति को बंदी बना सकता है। जलपोत एवं बंदियों को निकटतम उचित न्यायालय में ले जाया जाता है या निकटतम उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाएगा। तो जब व्यापारी जलपोत पर समुद्री डाकू का आक्रमण होता है तो वह अपनी सहायता के लिए युद्ध पोत को बुलाता है। पकड़े हुए जलपोत को वह युद्ध पोत को सौंप देता है ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। तो समुद्री विधि अभिसमय 1982 में भी कहा गया कि केवल यथेष्ट आधारों पर ही कोई राज्य किसी जहाज़ को केवल युद्धपोत या सैनिक हवाई जहाज़ या सरकार द्वारा अधिकृत अन्य जहाज़ या हवाई जहाज़ ही पकड़ सकते हैं। युद्धपोत किसी व्यापारिक जहाज़ को समुद्री डाके के संदेह में निम्न आधारों पर पकड़ सकता है, जैसे जहाज़ समुद्री डाके के कार्य में संलग्न है, या जहाज़ गुलामों के व्यापार में लगा है, या यद्यपि जहाज़ विदेशी झंडा लगाए हुए है परंतु वास्तव में वह उसकी राष्ट्रीयता का है जिस राष्ट्रीयता का युद्धपोत है। तो सन 1958 के महासमुद्रों के अभिसमय में समुद्री डकैती के दमन पर बल देते हुए कहा गया कि सब राज्यों को इसमें अधिकतम सहयोग देना चाहिए। समुद्री डकैती और राष्ट्रीय नीति की बात यदि हम करें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में वर्णित समुद्री डकैती और राज्यों की नागरिक विधि में वर्णित समुद्री डकैती में किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। किसी राज्य में समुद्री डकैती के प्रसंग में जो विधियां बनाई गई हैं वे अंतर्राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा में कम महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य में निर्मित समुद्री डकैती विधि को सीमित होना पड़ता है क्योंकि कोई भी राज्य केवल अपने नागरिकों को दंड देने की विधि निर्मित कर सकता है। विदेशी नागरिकों को दंडित करने के नियम बनाने में कोई राज्य सक्षम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में समुद्री डकैती के क्षेत्राधिकार व्यापक है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत किसी भी देश के निवासियों को कोई भी राज्य समुद्री डकैती के अपराध में दंडित कर सकता है, क्योंकि समुद्री डकैती संपूर्ण सभ्य मानवता के विरुद्ध किया गया एक भयानक और संक्रामक अपराध माना जाता है। तो इस तरह जहां जहाज या वायुयान को डकैती के संदेह में बिना समुचित आधार के गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां गिरफ्तार करने वाला राज्य उस राज्य के प्रति दायित्वहीन होगा
जिसकी राष्ट्रीयता के अधीन वह जहाज या वायुयान है और जिसकी क्षति इस प्रकार की गिरफ्तारी द्वारा घटित हुई है। तो समुद्री लूट के मामले में किसी पोत या वायुयान को किसी ऐसे ही पोत या वायुयान द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है जो या तो युद्धपोत हो या सैनिक युद्ध विमान हो अथवा अन्य कोई भी जहाज या वायुयान हो जिस पर स्पष्टतः उस सरकार का चिन्ह लगावे जिसकी सेना या सेवा के अधीन उसे कार्य करने को प्राधिकृत किया गया हो। धन्यवाद।